हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ड्रूड और लोरेंज का जो मॉडल था वो कंप्लीट किया था और उसके बेसिस पे हमारे को ये पता चला था कि कंडक्टिविटी जो होती है चालकता, वो जो टेम्परेचर होता है उसकी -3/2 की पावर के प्रोपोर्शनल होता है। ये होता है, ये हम लोगों को ड्रूड लोरेंज थ्योरी से पता चला था। अब वो कंप्लीट हो गया। ड्रूड लोरेंज थ्योरी ने क्या बताया था, एक बार थोड़ा सा मैं हल्का सा आइडिया बताता हूँ। उसके हिसाब से ऐसा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल में, धातु के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी वजह से जो करंट फ्लो होता है तो चालकता उत्पन्न होगी, कंडक्टिविटी का प्रॉपर्टी जनरेट होगा। और जो कंडक्टिविटी होगा उसका जो वैल्यू है वो टेम्परेचर की टर्म्स में कुछ इस वे में आता है कि सिग्मा जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर पे इस वे में डिपेंड करती है। ये हमने कैलकुलेट किया था। अब ये जो थियरी है ये इसमें कुछ कमियां हैं और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, इसके कुछ सक्सेस पॉइंट भी है कि हाँ कुछ तो ठीक बताया है इन्होंने, लेकिन फिर काफ़ी सारी कमियां भी है। उनके बारे में बात करते हैं, कमियों के बारे में और सक्सेस के बारे में। ठीक है, तो वो पॉइंट वाइज बात करते हैं हम लोग। एक बार ऐसा भी हुआ कि ये कमियां और सफलताएं पूछ ली गई है एग्जाम में, इसके सक्सेस और जो फेलियर है उसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखे ऐसे, चलो रहने दो। ड्रूड लोरेंज सिद्धांत की सफलताएं व कमियां सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ ड्रूड लोरेंज थ्योरी। देखिए, थ्योरी तो हमने पढ़ ली, इसके क्या पॉजिटिव पॉइंट रहे, कुछ नेगेटिव पॉइंट रहे, उनके बारे में कुछ थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो लिखिए सफलताएं, पहला लिख लेते हैं हम लोग, सफलताएं, सक्सेस। सफलताएं ये पॉजिटिव पॉइंट्स है एक तरीके से। ये इन्होंने ये बताया था कि जो सिग्मा है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और जो सिग्मा मतलब ये सिग्मा, ये चालकता, कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और वो डिपेंड करती है इस तरीके से। एक्चुअल में ये ऐसे डिपेंड नहीं करती है, एक्चुअल में जो डिपेंड करती है वो T⁻⁻ बनाना चाहिए था, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसे निकाला। चलो आंसर तो गलत आया इनका, लेकिन ये तो पता चला कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और डिपेंड भी इस तरीके से करती है कि टेम्परेचर ये कैसा है, ये ऐसा है तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू T⁻3/2, और यहाँ से देखा जाए तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। डिपेंड भी इस तरीके से करती है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता हूँ तो कंडक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज होती है, चालकता का मान कम होता है। तो ये यहाँ से पता चलता है। तो ये तो पता चला कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कम होगा, लेकिन सही तरीके से ये पूरा वेरीफाई नहीं कर पाया, या मैं बोलूँ कि पूरा सही तरीके से पूरा नहीं है, सही है। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट क्या इसी के अंदर लिखो, ड्रूड लोरेंज सिद्धांत। ड्रूड लोरेंज सिद्धांत यह बताने में सफल हुआ कि ताप का मान बढ़ाने पर धात्विक पदार्थों की चालकता का मान कम होता है। धात्विक पदार्थों की चालकता का मान कम होता है। According to Drude Lorentz theory,
एज टेम्परेचर इंक्रीजेज ऑफ ए metallic solid, if temperature increases, when temperature increases of a metallic solid, its conductivity decreases, its conductivity decreases, its conductivity decreases, its conductivity decreases, its conductivity decreases। ठीक है, ये हो गया, ये मिला। अब वो किस तरीके से डिक्रीज होती है इसका फॉर्मूला वगैरह लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, क्योंकि इसको इस क्वेश्चन को क्या होता है कई बार अलग से पूछ लिया जाता है। जब अलग से पूछा जाता है थोड़ी बहुत थ्योरी भी लिख देते हैं हम लोग, वो इस तरीके से। तो ड्रूड थ्योरी के हिसाब से, ड्रूड इस सिद्धांत के अनुसार चालकता, कंडक्टिविटी जो होता है वो सिग्मा जो होता है वो n² टो बाई m ऐसा होता है। ठीक है, लास्ट के कुछ स्टेप्स लिख देता हूं। और जो टाउ होता है ये क्या होता है, टाउ जो होता है वो होता है आपका विश्रांति काल होता है, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, विश्रांति काल होता है यहाँ पे, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, रिलैक्सेशन टाइम। अब देखिए एक और चीज़ फॉर्मूला होता था जिसको बोलते थे हम लोग माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ जो होता था वो होता था लेमडा इज इक्वल टू टाउ और VRMS। ये हमने पहले पढ़ रखा थ्योरी के अंदर, मैं बस जस्ट रिपीट कर रहा हूँ 3-4 स्टेप, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं तो फिर कुछ लिखना पड़ता है इसके अंदर। जो लेमडा आ गया वो आ गया टाउ, और VRMS जो होता है उसका वैल्यू होता है 3 kT/m स्मॉल m। तो टाउ जो आ गया वो लेमडा m 3 kT आ गया, ये आ गया। ठीक है, ये टाउ का वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2। तो बाई 1 and 2, बाई इक्वेशन 1 and 2, सिग्मा इक्वल टू n² m, टो का वैल्यू आएगा लेमडा रूट ऑफ m 3 kT। ठीक है, तो ये जो है वैल्यू कुछ इस तरीके से आया, n² लेमडा और 3 kTm। अब देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है, n e सब कांस्टेंट, n भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, t और लेमडा बचता है। तो सिग्मा जो है प्रोपोर्शनल टू लेमडा रूट t ऐसे होता है। ठीक है, ये आया था। फिर इसके बाद में हमने बोला था कि जो लेमडा है, लेमडा माध्य मुक्त पथ धातुओं के लिए 1/t के समानुपाती होता है। धातुओं के लिए, फॉर मेटल्स, धातुओं के लिए, फॉर मेटल्स लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/t होता है। और ये होता है, तो देखो 2, ये 3 कर दो इसको और ये 4 करो अगर, तो देखो बाई 3 और 4 बाई 3 and 4, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा का वैल्यू भी 1/t आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/t रूट t, तो t⁵ आ गया ये। तो जो कंडक्टिविटी आएगा, चालकता इज प्रोपोर्शनल टू t⁻³ ये फाइनल आंसर मिलता है इसका, लॉरेंस थ्योरी के बेस पर अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, कुछ लोग इसको यहाँ तक पे लिख देते हैं, लेकिन अगर हम पूरा कैलकुलेट करें तो ये मिलता है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि लॉरेंस थ्योरी के हिसाब से t⁻³ के प्रोपोर्शनल होता है, या t⁻³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये मिलता है। एक बार पॉज करके ये छाप लेना आप, ठीक है, ये जो भी लिखा मैंने, क्लियर है। अब देखिए, तो यहाँ पर ये इसकी एक सफलता ये तो पता चली कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सिग्मा घटेगा, ये पता चल गया, लेकिन वो जितना बढ़ने का रेट है या घटने का जो रेट है वो सही नहीं है यहाँ से। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे, अतः इस सिद्धांत के अनुसार
इस सिद्धांत के अनुसार चालकता ताप की 3/2 घात के समानुपाती होता है। 3/2 घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालकता ताप की 3/2 घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखो। Hence conductivity is proportional to the -3/2 power of temperature, -3/2 power of temperature। अर्थात ताप बढ़ने पर चालकता कम होती है। Hence as temperature increases, conductivity decreases। ठीक है, ये किसकी सफलता है कि ये सही बात है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टिविटी कम होगा, लेकिन ये सही तरीके से उस रेट के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, ये मिला। आगे चले, ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है। अब देखो कमियां बात करते हैं, कमियों की बात करते हैं। असफलता है या फेलियर्स, कमियां, ड्रॉबैक्स या फेलियर्स की बात करता हूं मैं। इसकी बहुत सारी कमियां हैं। जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो ऊष्मा का चालन होता है, हीट का कंडक्शन मटेरियल का जो लेटिस होता है, लेटिस मतलब जालक, मतलब जो आयंस होते हैं वो वाइब्रेट करेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह पे हीट का कंडक्शन होता है, ये होता है। लेकिन एक तरीके से और हो सकता है, कैसे? इलेक्ट्रॉनिक ऊष्मीय चालन भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक ऊष्मीय चालन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। अरे एक तो जो जालक है आपका, जो लेटिस है, वो वाइब्रेट करे, उसकी वजह से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होगी, एक तो वो तरीका। दूसरा, इसमें अगर मेटल है, चालक पदार्थ है, तो उसके अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे तो वो भी हीट लेके जाएंगे, तो वो भी हीट का ट्रांजेक्शन करते हैं, हीट ट्रांसफर करते हैं, हीट को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन है, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो चालकता होती है, उसके बारे में इन्होंने जो बताया वो प्रैक्टिकली ठीक नहीं है। तो पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक, इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक ऊष्मीय चालकता, इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक ऊष्मीय चालकता, इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक ऊष्मीय चालकता, इलेक्ट्रॉनिक ऊष्मीय चालकता नहीं, इलेक्ट्रॉनिक विशिष्ट ऊष्मा लिखो, इलेक्ट्रॉनिक विशिष्ट ऊष्मा CV इज इक्वल टू 3/2R होता है। CV इज इक्वल टू 3/2R होता है, जबकि प्रायोगिक रूप से CV का मान लगभग 100 गुना कम होता है। CV का मान लगभग 100 गुना कम होता है। इंग्लिश में लिखो इस पॉइंट को। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट इज CV इक्वल टू 3/2R, CV इक्वल टू 3/2R, बट प्रैक्टिकली या और एक्सपेरिमेंटली और प्रैक्टिकली दिस वैल्यू इज almost 100 times higher than, this value is almost 100 times higher than the experimental data, higher than the experimental data। ठीक है, एक तो ये हो गया।
दूसरा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट होता है CV, इस थ्योरी के हिसाब से तो कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू आएगा, लेकिन एक्चुअल में जो ये है ये कुछ टेम्परेचर पे इस तरीके से डिपेंड करता है। धातुओं की बात कर रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन धातुओं में मुक्त होते हैं, तो धातुओं के लिए बात कर रहा हूं, मेटल्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए। तो लिखो, इसके अनुसार, मतलब इस थ्योरी के हिसाब से, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विशिष्ट चालकता, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विशिष्ट ऊष्मा, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विशिष्ट ऊष्मा का मान ताप पर निर्भर नहीं करता है। इलेक्ट्रॉनिक विशिष्ट ऊष्मा का मान ताप पर निर्भर नहीं करता है, जबकि प्रायोगिक रूप से यह ताप पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। जबकि प्रायोगिक तथ्यों से या प्रायोगिक रूप से इसका मान ताप पर निम्न प्रकार निर्भर करता है, इसका मान ताप पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। ऐसे लिख लो, निम्न प्रकार निर्भर करता है, ठीक है। इंग्लिश में लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट फॉर मेटल्स does not depend on temperature but experimentally it depends like, फिर ये लिख लो, it depends like ऐसे, ठीक है। आगे चले, थर्ड पॉइंट, ड्रूड मॉडल से जो सॉलिड मटेरियल है उसकी जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं मिलता अपने को, क्योंकि इन्होंने तो सिंपली बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो घूमते रहते हैं फ्रीली, अंदर उसके अंदर किस टाइप का स्ट्रक्चर है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी इन्होंने। तो लिखो, इस सिद्धांत से ठोस पदार्थ की संरचना के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, कोई सूचना नहीं मिलती है, संरचना के बारे में कोई सूचना नहीं मिलती है। This theory does not give any explanation. This theory does not give any explanation. This theory does not give any explanation about. This theory does not give any explanation about. This theory does not give any explanation about the structure of solid. The structure of solid. Structure of solid. 10 मिनट बचे अभी। नेक्स्ट, इस थ्योरी से मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज होते हैं ना, लोह चुंबकीय पदार्थ जैसे फेरोमैग्नेटिक या उस टाइप की, तो उनके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन सही तरीके से एक्सप्लेनेशन कर ही नहीं पाता कि सॉलिड मटेरियल्स के लिए आगे चल के हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, तो उनका भी एक्सप्लेनेशन, उनका भी सही तरीके से ये जवाब नहीं दे पाता है। तो लिखो, ड्रूड लोरेंज सिद्धांत ठोसों के लोह चुंबकीय गुणों तथा चुंबकीय प्रवृत्ति की व्याख्या नहीं करता है। ठोसों के लोह चुंबकीय गुणों तथा चुंबकीय प्रवृत्ति की व्याख्या नहीं करता है। This theory could not explain the ferromagnetism. This theory could not explain the ferromagnetism and magnetic susceptibility. Ferromagnetism and
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स, फेरोमैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, ये हुआ। एक चीज और, ये क्या है, जैसे इन्होंने मेटल्स के बारे में तो सारी इंफॉर्मेशन दे दी, थोड़ी सारी मतलब जो इंफॉर्मेशन दी इन्होंने मेटल्स के बारे में दी कि जो चालक पदार्थ होते हैं उनमें कंडक्शन कैसे होता है। इन्होंने सेमीकंडक्टर्स के बारे में इतनी बात नहीं की, इन्होंने इंसुलेटर्स के बारे में बात नहीं की, मतलब सही तरीके से सारी चीज को नहीं बता पाया। कंडक्टर्स के लिए बताए वो भी सही तरीके से डेटा नहीं मिल पाया। ठीक है, तो मतलब ये चालक, अचालक और कुचालकों की पूरी तरीके से व्याख्या नहीं कर पाता है। तो लिखो, यह सिद्धांत चालक, अर्धचालक एवं अचालकों की, चालक, अर्धचालक एवं अचालकों के विद्युतीय गुणधर्मों की, अचालकों के विद्युतीय गुणधर्मों की ठीक प्रकार से व्याख्या नहीं कर पाता है, ठीक प्रकार से व्याख्या नहीं कर पाता है, ठीक प्रकार से व्याख्या नहीं कर पाता है। This theory fails to explain, this theory fails to explain, this theory fails to explain the electrical conductivity, fails to explain completely the electrical conductivity, completely the electrical conductivity for conductors, semiconductors and insulators, fails to explain completely the electrical conductivity of conductors, semiconductors and insulators। ठीक है, ये हो गया। एक लास्ट पॉइंट और लिख लो, ये चीज, ये भी एक देखो, एक और चीज होती है, एक तो होता ऊष्मीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी की, हीट एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी, उसका कंडक्शन कैसे होगा। एक होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, विद्युत का चालन कैसे होगा। तो ये एक तो होता है के, जिसको ऊष्मीय चालकता बोलते हैं, और एक होता है ये सिग्मा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। इस थ्योरी ने एक रिलेशन बताया, वो रिलेशन हायर टेम्परेचर के लिए तो ठीक ठीक बैठता है, लेकिन लोअर टेम्परेचर पर वो सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मतलब ऊष्मीय चालकता और विद्युत चालकता का जो संबंध है वो निम्न तापों पर सही नहीं है। लोअर टेम्परेचर्स पर थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो रिलेशन है दैट्स नॉट करेक्ट कंप्लीटली एट लोअर टेम्परेचर्स। ठीक है, तो लिखो, इस सिद्धांत से प्राप्त ऊष्मीय चालकता एवं विद्युत चालकता का संबंध, इस सिद्धांत से प्राप्त ऊष्मीय चालकता तथा विद्युत चालकता का संबंध निम्न तापों पर प्रायोगिक तथ्यों से मेल नहीं खाता है। निम्न तापों पर प्रायोगिक तथ्यों से मेल नहीं खाता है। निम्न तापों पर प्रायोगिक तथ्यों से मेल नहीं खाता है। The relation between thermal conductivity and electrical conductivity. The relation between thermal conductivity and electrical conductivity, according to this theory, the relation between thermal conductivity and electrical conductivity, according to this theory, is not correct at lower temperatures. Is not correct at lower temperature. Is not correct. Is not completely correct at lower temperature. ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जो इसकी कमियां और असफलताएं जो भी है ये हो गया। अभी छोटे छोटे 2 टॉपिक और बचे हैं, उनको पढ़ेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे, तो नेक्स्ट 1 घंटे में ये यूनिट फिनिश हो जाएगी ऑलमोस्ट। ठीक है, फिर 2 यूनिट हो जाएगी, फर्स्ट और थर्ड, फिर सेकेंड यूनिट बचेगी जो कि छोटा यूनिट है, फिर वो करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। और किसी को कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं।
या ऐप के ऊपर जो मैसेज चैट का जो ऑप्शन है वहाँ पर आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, ठीक है। और पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम्स पास में हैं। एक दूसरी चीज़ ये है कि जो भी थ्योरी पढ़ रहे प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर उठाइए और जो भी आपने पढ़ा, जो भी नॉलेज लिया, जो भी सीखा, जो भी आपको याद हुआ, अब प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर उठा के उनको करिए। उससे क्या होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जैसे आपको सीखना था वो तो सीख लिया, जो भी मतलब जो चैप्टर पढ़ा उसको तो सीख लिया, आपकी थ्योरी पूरी पढ़ ली। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे आती है, कई बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। मतलब आपको आंसर आता है लेकिन आपको ये नहीं पता कि अच्छा ये लिखना है क्या, तो वो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आती। तो क्वेश्चन पूछने के भी तरीके होते हैं अलग अलग। तो एक बार क्वेश्चन पेपर्स देखें और आप लगाए कि आइडिया कि हाँ इसमें इस तरीके से लिखूंगा, इसमें इस तरीके से लिखूंगा, खुद की एक स्ट्रेटजी बनाइए ताकि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स ला सकें, ठीक है ना। वो भी एक ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़िए, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर्स देखिए, उनको उठाइए, करिए, ठीक है। चलो ठीक है।